हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टी बीम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिंगली रीइंफोर्स बीम, डबली रीइंफोर्स बीम। मतलब जब बीम का कास्टिंग सिंगल किया जाता है, मतलब सिर्फ बीम का ही कास्टिंग किया जाता है, तो बीम को दो तरह से क्लासीफाई किया गया, सिंगली रीइंफोर्स बीम एंड डबली रीइंफोर्स बीम। सिंगली रीइंफोर्स बीम मतलब जिसमें सिर्फ टेंशन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते थे, एंड डबली रीइंफोर्स बीम मतलब जिसमें टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों में ही रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते थे। ये तब का था जब हमें बीम का कंस्ट्रक्शन सिर्फ आइसोलेटेड करना था, लेकिन जब हम स्लैब और बीम दोनों का साथ में कंस्ट्रक्शन करते हैं तब वो फ्लेंज कहलाता है। और वो फ्लेंज कंडीशन में हमें दो बीम निकल के सामने आते हैं, एक होता है टी बीम और दूसरा होता है एल बीम। जैसे कि हमारे पास कोई स्लैब है, इस तरह का स्लैब का कंस्ट्रक्शन किया है, स्लैब के साथ में हमने बीम का भी कंस्ट्रक्शन साथ साथ करते जाते हैं। ये हमारा बीम हो गया, ये हमारा बीम हो गया, दूसरा बीम यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये स्लैब और बीम दोनों एक साथ यहाँ पर मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इस केस में अगर एक सेक्शन हम यहाँ से लेते हैं, एक सेक्शन यहाँ से लेते हैं, तो देखते हैं कि ये जो हमारे पास शेप बचा, ये हमें जो शेप मिला ये एक टी शेप में मिलता है, ठीक है। ये अब देख रहे होंगे कि ये टी शेप में मिला, तो इसको कहा गया कि क्या है, ये टी बीम है। ये क्या हो गया, टी बीम हो गया, क्योंकि हमें एक टी शेप यहाँ से देखने को मिलता है, तो एक टी बीम हमारा यहाँ पर मिल गया। और यहाँ का जो शेप बचा ये शेप, तो ये किनारे वाले जो दोनों किनारे वाले शेप जो होते हैं ये एल शेप में हमें मिलते हैं। तो इसको कहा गया टी बीम एंड इसको कहा गया एल बीम। ये हो गया टी बीम, ये हो गया हमारा एल बीम। यहाँ भी एल बीम मिलेगा, यहाँ भी हमें टी बीम मिलेगा। तो इसका हमें डिजाइन एंड एनालिसिस दोनों ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टी बीम में जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर स्लैब का एक पार्ट दिखा रखा है, जिसमें इस चीज़ को ये इसका बीम का पार्ट है, ये इसका बीम है, ये भी इसका बीम है। एंड ये जो पार्ट है हमने लिखा हुआ है L2 एंड L1, ये लेंथ ऑफ स्लैब है। स्लैब का मतलब बीम से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को दिखाया गया है। तो इस स्लैब को जब हम यहाँ से इसका फ्रंट व्यू दिखा इधर से, ये इसका टॉप व्यू था, एंड इसका जब फ्रंट व्यू दिखे तो कुछ इस तरह से दिखा कि एक एल बीम हमें कॉर्नर पे, दूसरा एल बीम इस कॉर्नर पे, एंड जो सेंटर में मिला हमें टी बीम मिलता है। मतलब कि हमने सिर्फ एक बीम को यहाँ पर इंटरमीडिएट में शो किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि टी बीम में किस पार्ट को किस नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो टी बीम में जो ये ऊपर का पार्ट होता है, विड्थ वाला पार्ट, इसको फ्लेंज कहा जाता है। टी बीम में जो ये बॉटम का पार्ट होता है इसको वेब कहा जाता है, मतलब ये बीम वाला पार्ट होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं ये डी एफ का, ये जो टी बीम का टोटल ये डेप्थ है, ये डेप्थ किस का डेप्थ है, ये डेप्थ होता है हमारा स्लैब का विड्थ, स्लैब का जो थिकनेस हो गया, प्लस में बीम का जो हमारा डेप्थ हो गया वो, मतलब कि टोटल डेप्थ हमारा यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि स्लैब और बीम का कास्टिंग एक साथ में होता है। जो इसका विड्थ होता है, इस विड्थ को हम लोग लिखते हैं विड्थ ऑफ बीम। अगर हमें विड्थ ऑफ बीम यहाँ पर दिया होगा तो हमें इफेक्टिव विड्थ निकालना होगा। इस बीम को जो यहाँ पर वेब है, हाँ देखिए एक बात और, जो इसका ये बड़ा जो विड्थ वाला पार्ट है इसको फ्लेंज के नाम से जानते हैं, एंड जो इसका ये वर्टिकल पार्ट है इसको वेब के नाम से हम लोग जानते हैं। विड्थ जो होगा ये दोनों का ही अलग अलग होता है। फ्लेंज में अगर हम इफेक्टिव विड्थ निकालते हैं तो उसको कहेंगे हम लोग बी एफ से इसको डिनोट करेंगे, एंड जो वेब का विड्थ होगा उसको हम लोग बी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। साथ में जो इसका थिकनेस आएगा, जो स्लैब का यहाँ पर थिकनेस आएगा, इसको कहेंगे डेप्थ ऑफ फ्लेंज, यानी कि फ्लेंज है, फ्लेंज का जो डेप्थ होगा उसको डी एफ से डिनोट करेंगे, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, जैसा कि हमने यहाँ पर डिनोट कर रखा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें कि बी एफ हम लोग कैलकुलेट करते क्यों हैं, इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए जब हमें इसका विड्थ गिवन होता है, सपोज कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके दोनों हाथ इसने फैला रखे हैं, तो इसके दोनों हाथ पर सपोज कोई लोड अगर कोई इम्पोज किया जा रहा है, कोई लोड अगर यहाँ पर डाला, हो सकता है कि ये सहले, हो सकता है कि यहाँ पर भी लोड सहले, लेकिन जैसे इसके कलाई वाले पार्ट पे लोड जैसे ही आएगा तो यहाँ से क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। मतलब किसी भी लेंथ का एक लिमिटेड पोजीशन होता है जहाँ तक दिए गए लोड को वो बियर कर सकता है। उसके बाद उस पोजीशन से जब हम लोड एक्स्ट्रा लगाते हैं, अलग वाले पोजीशन, अगर मतलब बिल्कुल पॉइंट पर लोड लगाएं, तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिले। तो मतलब कहने का कि जैसे कि ये टी बीम है, ये टी बीम आ गया हमारा, इस टी बीम पर अगर हमने लोड इसके थ्रू आउट द विड्थ लगाएं, थ्रू आउट द विड्थ मतलब कि यहाँ पर लोड लगाएं, यहाँ भी लोड लगा दिए, तो हो सकता है कि यहाँ से अपने पूरे वाले लोड को ये बियर न कर पाए और यहाँ से ये बेंड हो जाए। तो हमें उतना विड्थ चेक करना होता है जहाँ तक हमारा लोड को ये सक्सेसफुली कैरी कर पाए, उसमें वहाँ पर कोई भी बेंडिंग नहीं है, कोई भी डिफ्लेक्शन वहाँ पर नहीं है, तो उस विड्थ को कहा जाता है इफेक्टिव विड्थ।
मतलब वह विड्थ जहाँ पर लगाए गए लोड को पूरी तरह से कैरी कर रहा है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी क्रैकिंग, विदाउट एनी बेंडिंग, उस विड्थ को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव विड्थ। और वो इफेक्टिव विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला गिवन है IS 456 द्वारा। जब हमारा बीम आइसोलेटेड होता है टी बीम में तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू और बी। देखिए जहाँ पर L0 होता है डिस्टेंस बिटवीन जीरो बेंडिंग मोमेंट, मतलब कि इफेक्टिव स्पैन इसको कह सकते हैं कि बीम का जो इफेक्टिव स्पैन है, जितना स्पैन लेंथ दिया हुआ है उसको हम लोग L0 से डिनोट करते हैं। बी हो गया एक्चुअल विड्थ ऑफ बीम हो गया, बी डब्ल्यू हो गया विड्थ ऑफ हमारा वेब का हो गया, ठीक है, और बी यहाँ पर हमारा एक्चुअल विड्थ। इन दोनों में से जो हमारा मिनिमम होगा वो हमारा एक्चुअल इफेक्टिव विड्थ होगा टी बीम का, जब वो आइसोलेटेड हो, ठीक है। जब कंटिन्यूअस टी बीम हो, अच्छा देखिए एक बात और, कैसे पता चलेगा कि टी बीम आइसोलेटेड है कि कंटिन्यूअस है? तो क्वेश्चन में ये बात मेंशन होता है कि आपका आइसोलेटेड बीम है कि कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में ये बात लिखा होगा, वहाँ से देख के आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कौन सा केस को कैच करना है, कौन से केस में हमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से कंटिन्यूअस बीम के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइसोलेटेड जब एल बीम होगा एंड कंटिन्यूअस जब एल बीम होगा, तो उसके लिए कुछ फार्मूला यहाँ पर ये आपको दे रखे हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग इफेक्टिव विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं टी बीम का एंड एल बीम का, जब वो कंडीशन में हो। कौन सा कंडीशन? आइसोलेटेड का हो या फिर आइसोलेटेड के या फिर कंटिन्यूअस का कंडीशन हो। तो ये थे टी बीम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन का इसका जानकारी। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।